जी। सो हम बीमारियां स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा कैटेगराइजेशन समझ लेते हैं कि हम बीमारियों के किस तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या बीमारियां आती हैं। फिर हम बात करेंगे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे कि उनमें क्या बीमारी होती है। फिर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या बीमारी होती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे न्यूरोजेनाइटल सिस्टम। और फिर हम आएंगे मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। तो ऐसे सिस्टम वाइज हम बीमारियों को देखेंगे तो हम उन सभी बीमारियों को इजीली एड्रेस कर पाएंगे जो बीमारियां कहीं ना कहीं हमें रेगुलर प्रैक्टिस के लिए मिलती हैं। तो अभी बीमारियां पढ़ने का हमारा एम ये होगा कि हम उन बीमारियों को पढ़ें जिन बीमारियों से हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज टू होते हैं कि भाई हमारे पास उस तरह के पेशेंट्स काफी सारे आते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनके पेशेंट आपको बहुत फ्रिक्वेंट देखने को मिलेंगे, वो कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं? एक तो है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस के पेशेंट आपको बहुत कॉमन मिलते होंगे। दूसरी है bronchitis। और तीसरी जो कंडीशन है वो है अस्थमा। ठीक। तो ये तीन कंडीशंस बहुत फ्रिक्वेंटली आपको पेशेंट्स मिलेंगे। तो अगर इन सर तीन आपने सेकंड वाला क्या बोला? आवाज कट गई ब्रोंकाइटिस, थी। ब्रोंकाइटिस जिसमें सांस नली में सूजन हो जाती है, और अस्थमा जो उससे एक स्टेज और आगे की कंडीशन है जहां सांस फूलती है, आपकी एल्वेलाइज सही तरीके से गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाती। तो एक में हवा कम आ रही है, दूसरे में एक्सचेंज कम हो रहा है। तो दोनों ही ऑलमोस्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड बीमारियां हैं, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। लेकिन उससे भी ज्यादा जो जरूरी प्रॉब्लम है वो है साइनोसाइटिस। ठीक। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये बीमारियां हम देखेंगे जो कॉमनली हम ठीक कर सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो हम इस बार जो बीमारियां देखने वाले हैं वो सारी बीमारियां देखेंगे जो प्रैक्टिकली हमें देखने को मिलती है, जिसको हम अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो इन केस अगर किसी सिस्टम में कोई बीमारी आपको कंफ्यूज करती है, आपको लगता है कि नहीं मुझे इसके भी पेशेंट आज तक दिखे हैं, तो हम उस बीमारी को भी इंक्लूड कर लेंगे अगर वो मेरी लिस्ट में ना हुआ तो। ठीक है। चलिए, तो पहले हम शुरुआत करते हैं साइनोसाइटिस से। साइनोसाइटिस बड़ा कॉमन नाम है, आपने बहुत बार इस नाम को सुना होगा और समझा होगा कि एक्चुअली साइनोसाइटिस है क्या। तो साइनोसाइटिस बहुत सिंपल सी बीमारी है जिसका मतलब होता है कि ये आपके नेजल पैसेज पे एक तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो आइटिस वर्ड जहां पे भी जुड़ा रहेगा उसका मतलब हम अनुमान लगाएंगे कि सूजन है। आइटिस वर्ड जहां भी हो, तो यहां अगर आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये साइनोसाइटिस वर्ड दिख रहा होगा। हाँ, ये साइनोसाइटिस वर्ड जो दिख रहा है, तो साइनोसाइटिस आइटिस वर्ड जो है, ये ITIS आइटिस वर्ड जो है, किसी भी वर्ड के साथ जुड़ेगा, किसी भी शब्द के साथ जुड़ेगा तो मतलब है उसका सूजन। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ब्रोंकाइटिस, है ना। इसी तरीके से आप देखते हो रेनाइटिस है ना। रेनाइटिस में बहुत ज्यादा छींके आती हैं आपको। इसी तरीके से आप देखते हो कि आपको लैरिंग्स पे सूजन हो जाती तो लैरेंजाइटिस हो जाता है। फेरिंग्स पे सूजन हो जाती तो फेरेंजाइटिस हो जाता है। ईसोफेगस पे सूजन हो जाती तो ईसोफेजाइटिस हो जाता है। तो जहां कहीं पे भी सूजन होगी आइटिस टर्म यूज हो जाएगा और उसको हम उसके साथ आइटिस जोड़ के पढ़ देंगे। लिवर पे सूजन हेपेटाइटिस, है ना। पेंक्रियाज पे सूजन पेंक्रियाटाइटिस। किडनी में सूजन नेफ्राइटिस। कहीं पे भी सूजन मतलब उसके नाम के आगे आइटिस लगा दीजिए। तो सर एक साइनोसाइटिस। कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस भी है ना? कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस ऐसा कुछ। कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस। हम बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा। सर मैं मूना एक मिनट। मूना बात कर रही हूँ सर। हाँ, कौन बोल रहा था, प्लीज फिर से बोलिएगा। मूना मूना बात कर रही हूँ सर। अच्छा, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है। मोना जी, सर वो वीडियो का प्रॉब्लम है मेरे। आपने कहा कि कॉस्टियोकॉन्ड्राइटिस, राइट?
तो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस। हाँ, इंटरकॉस्टल हाँ, मसल्स के बीच में अगर सूजन होती तो कॉस्टियोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं। पर दुर्भाग्य है कि ये कंडीशन जो है बीमारी नहीं है, ये पुअर ब्लड सर्कुलेशन है। ठीक। तो कोई भी जगह सूजन हो, आइटिस वर्ड यूज करेंगे। तो कहीं पे भी आपको अगर सूजन मिलेगी तो आइटिस वर्ड यूज कीजिएगा। ठीक है यस सर, थैंक यू। जी। चल, तो हम बात कर रहे हैं साइनोसाइटिस की। तो साइनोसाइटिस क्या है? साइनोसाइटिस एक तरह की इन्फ्लेमेशन है। कहाँ पे? पैरानेजल साइनसेस में। तो ये पैरानेजल साइनसेस का क्या मतलब हुआ? आपकी नाक के भीतर के जो पैसेज है, उस पैसेज में सूजन हो जाना। तो हम सब ने पढ़ा हुआ है कि एयर नेजल कैविटी से होती हुई साइनस में जाती है, जहां पे टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, फिर आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है। तो ये स्पेस जो आपके स्कल पे है, आपके ऊपर वाले हिस्से पे, आपके नीचे वाले हिस्से पे, इस हिस्से में क्या होता है? टेम्परेचर रेगुलेशन का काम होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होंगी। जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन सूज जाएंगी, इनमें इन्फ्लेमेशन होगा, तो ये क्या करेंगे? बहुत सारा म्यूकस बनाएंगे, और म्यूकस जब वहां पे जम जाएगा तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो किसी भी इंसान के पैरानेजल साइनस में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, ये इन्फ्लेमेशन किस कंडीशन से होगी? या तो इन्फेक्शन की वजह से, या एलर्जी की वजह से, या ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। तो इस बीमारी को हम क्या कहेंगे? साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस सबको क्लियर होगा? साइनस में इन्फ्लेमेशन होना, चाहे इन्फेक्शन की वजह से, चाहे एलर्जी की वजह से, चाहे ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स से। तो इस सूजन को हम साइनोसाइटिस बोलेंगे। एक एक करके इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इन्फेक्शन में क्या हुआ? कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अंदर जाए और सूजन पैदा करे। तो ये क्या हुआ? बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया। आपने देखा होगा ना, जब आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो भी सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक बंद हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो भी। तो इसीलिए आप देखोगे डॉक्टर मोस्ट ऑफ टाइम एंटी बैक्टीरियल दवाएं देता है, आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। और अभी आपने कोविड के केस में देखा था कि वायरल इन्फेक्शन था, दैट्स वाई एंटीवायरल मेडिसिन दी जा रही। और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि आपकी इम्यूनिटी ही इस लायक नहीं थी कि वो खुद ही सूजन कर रही। ये हिस्टामिनिक रिएक्शन होता है जिसमें अपने आप सूजन आ जाती है। तो ये किसी भी कारण से सूजन आई, इसको हम क्या कहेंगे? साइनोसाइटिस। अगर आपके कुछ सवाल हो ना तो प्लीज नोट कर लीजिए, लास्ट में आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। नहीं तो बीच बीच में रुकेंगे ना तो फ्लो टूट जाएगा, जो मैं बताने वाला हूँ वो भूल जाऊंगा। सर इसीलिए प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सबको म्यूट कर दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, किसी की आवाज आती है तो लास्ट में आप अनम्यूट कर दीजिएगा, अभी म्यूट कर दीजिए। चलिए, मैं आप लोगों के अनम्यूट करने की परमिशन ही छीन लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर अब किसी ने अनम्यूट किया तो मैं परमिशन छीन लूंगा, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, मुझे ये गंदा लगता है कि आपकी परमिशन छीनी जाए। तो प्लीज खुद को म्यूट रखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, तो हम बात करते हैं इसके कारण की, कि किस कारण से ये साइनोसाइटिस आता है। अभी हमने बात की इन्फेक्शन की। तो कैसे इन्फेक्शन हो सकते हैं? ये वायरल या बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, पर फंगल इन्फेक्शन बहुत रेयर ही देखने को मिलते हैं। फंगल इन्फेक्शन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्यूटिकल्स निकलेगा, नाक से ब्लीडिंग होगी। सो फंगल इन्फेक्शन मोस्टली साइनोसाइटिस में रेयर देखने, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत फ्रिक्वेंट देखने को मिलेंगे। एलर्जीज हो सकती हैं, तो ये डस्ट की एलर्जी हो सकती है, पोलन्स की, या धुएं की, है ना, स्मोक एलर्जीज है। तो ये एलर्जी की वजह से भी देखने को मिल सकता है। सम टाइम क्या हो सकता है? ये स्ट्रक्चरल इश्यू हो सकता है। आपने सुना है ना, डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई है, पॉलिप्स आ गए हैं। तो ये समटाइम स्ट्रक्चरल इश्यूज से भी डेवलप होता है। ये किसी किसी में इन्फ्लेमेशन को कम करने का जो रिस्पॉन्स है,
वो कम होता है। ये क्यों होगा? जब आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, जब आपकी इम्यूनिटी गड़बड़ होगी, बेसिकली आपने जो पैरामीटर्स है ना एलर्जी को प्रिवेंट करने वाले, वो कम होंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये सूजन आ तो जाएगी लेकिन खत्म नहीं होगी। क्लाइमेट चेंजेस में अक्सर ये एग्रीवेटेड होता हुआ दिखेगा आपको, जैसे गर्मी से सर्दी की ओर जा रहे हैं, या जो अच्छा सीजन था उससे गर्मी की ओर जा रहे हैं। तो किसी भी वेदर चेंज में ये रिस्पॉन्स अक्सर बढ़ जाएगा क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। और नेजल डिकंजेस्टेंट्स का ज्यादा यूज करना। डिकंजेस्टेंट्स क्या होते हैं? जैसे आप देखते हो ना, बच्चे को नेजल ड्रॉप डालते हो, छोटे बच्चों में या बड़े बच्चों में आपने ऑट्रोविन वगैरह यूज की होगी कभी, या कुछ लोग, मैं जब छोटा था तो एक बड़ी चीज फैशन में थी, विक्स का एक इनहेलर आया करता था, और लोग उसको एक तरीके से फैशन सिंबल बना लिए थे कि कुछ बुरी स्मेल आई, बोला हाँ बुरी स्मेल से राहत मिल गई। तो मैंने देखा था कि मतलब स्कूल में भी कुछ बच्चे लेके आते थे कि अगर थोड़ी सी बुरी स्मेल उनको आ जाए तो वो सूंघ लेते थे। तो ये सारी चीजें क्या है, या जैसे विक्स लगा देती हूँ मैं खूब सारी, मेंथॉल की बहुत सारी आप स्टीम ले लेते हो, विक्स डाल के स्टीम ले लेते हो। जैसे बहुत सारी कंडीशंस है जिसमें ये डीकंजेस्टेंट ज्यादा यूज होने से ड्राइनेस बढ़ जाएगी और फिर इन्फ्लेमेशन होगा, तो ये हो सकता है। तो ये कुछ कारण है। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो लक्षण जो है इसके, ये बड़े कॉमन है। इसमें आपको बहुत फ्रिक्वेंटली नेजल कंजेशन मिलेगा, ठीक। उसके अलावा थिक नेजल डिस्चार्ज भी मिल सकता है। हर बार मिले जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप ब्लो करोगे, नाक को साफ करोगे, तो थिक डिस्चार्ज मिल सकता है। वो जैसे बलगम सा आता है ना, उस तरह का डिस्चार्ज मिल सकता है। इस पे क्या होगा, आपको प्रेशर और पेन रह सकता है, फेस पे आपको भारीपन रह सकता है। हेडेक्स बहुत कॉमन मिलेंगे। पोस्ट नेजल ड्रिप्स होंगी। सो जैसे आप देखोगे कुछ कुछ चूता चूता सा लगेगा, कई बार बहुत वाटरी सा डिस्चार्ज होगा, कई बार बहुत थिक सा डिस्चार्ज होगा। स्मेल्स नहीं समझ में आएंगी, टेस्ट नहीं समझ में आएगा, ये सबको नहीं होगा, किसी किसी को हो सकता है। फीवर किसी किसी को हो सकता है। थकान बहुत फ्रिक्वेंट होगा बिकॉज आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। और कई बार ये इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो दांतों में भी दर्द आ सकता है। तो ये क्या मिलेंगे आपको, साइनोसाइटिस के कुछ कॉमन सिम्टम्स। तो अगर कोई आके आपको बताता है ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो आप उसके सांस लेने के तरीके को देख के जज कर सकते हो कि भैया ये साइनोसाइटिस है या नहीं है। ठीक, साइनोसाइटिस अगर नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो फिर आगे इसको समझने की जरूरत है कि अगर किसी को 4 हफ्ते तक के बीच में हुआ है, मतलब अभी उसकी जो ड्यूरेशन है उसके कंजेशन की, ये 4 हफ्ते पुरानी है, तो ये क्या होगी, एक्यूट कंडीशन होगी। अगर ये 4 से 12 हफ्ते का कंडीशन हो गया तो सब एक्यूट हो गया। अगर ये 12 हफ्ते से पुराना है तो क्रॉनिक कंडीशन है। सम समटाइम ये वेदर चेंजेस में बार बार आ जाता है, डस्ट एलर्जी से आ जाता है, आप थोड़े धूल में चले गए, धूप में चले गए, ठंडी हवा लग गई, तो अगर ये बार बार आ रहा है तो ये रिकरेंट हो रहा है आपके साथ। ठीक। तो ये साइनोसाइटिस के कुछ टाइप्स होंगे जो पैटर्न मिलेगा, जिससे आप अनुमान लगा सकते हो कि इसका साइनोसाइटिस कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या कारण है। फिर आप कुछ समझ सकते हो पैथोफिजियोलॉजिकल कॉजेस क्या हो सकते हैं। सो पैथोफिजियोलॉजिकल कॉजेज में मोस्टली जो है ब्लॉकेज या इन्फ्लेमेशन कॉमन देखने को मिलेगा। तो साइनस ओपनिंग्स या तो ब्लॉक्ड होंगी या उनमें सूजन होगी। म्यूकस जो है इकट्ठा हुआ होगा, या इसकी वजह से इंफेक्शंस बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक। प्रेशर बिल्ड होगा साइनस में, और जिसकी वजह से पेन और डिस्कम्फर्ट होगा। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। अगर इसको आप और ज्यादा, 1 मिनट दीजिएगा मुझे।
जी। तो मैं बात कर रहा था कि अगर और ज्यादा इसको कुछ क्लियर तरीके से समझना है तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस के जरिए समझा जा सकता है। ये इन्वेस्टिगेशंस आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ जिससे आपको समझ हो कि भाई अगर कोई आके बोल रहा है साइनोसाइटिस है और आपको नहीं लग रहा तो आप उसको बता सको देखो इन टेस्ट से क्लियर हो जाएगा कि आपको साइनोसाइटिस है या नहीं। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन का तरीका क्या हुआ भाई नाक को अच्छे से डायलेट करके देखा वो जैसे डॉक्टर देखते ना एक वो लगा के ऐसे लोहे का एक पुर्जा लगा के लाइट मार के देखते सूजन उजन तो नहीं है। तो सूजन यहाँ हो सकती है यहाँ हो सकती है यहाँ हो सकती है लाल दिख सकता है ये सब क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। या इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी में क्या होगा एक कैमरा नाक के भीतर डाल के देखेंगे जिससे पता चल जाएगा अंदर सूजन या कंजेशन तो नहीं है। और बेहतर समझने के लिए सीटी स्कैन कर सकते हैं। ठीक। तो अगर किसी को बहुत क्रॉनिक कंडीशन है तो सीटी स्कैन करके इसको समझ सकते हैं। एक्सरे यूजली बता देता है कि अंदर सूजन है हड्डी बड़ी हुई है कि नहीं है कुछ ऐसी कंडीशन तो नहीं है। एलर्जी टेस्ट अगर जरूरी हो तो ही करते हैं। एलर्जी टेस्ट बेसिकली ये देखने के लिए किस वजह से ये सूजन एग्रीवेट हो रही है। तो इसमें बहुत सारे एलर्जन इंसर्ट करते हैं आपकी बॉडी में फिर उसको मार्क करते हैं। जैसे आपने देखा हो ना सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं ठीक उसी तरीके से एलर्जी टेस्ट भी होते हैं। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो सेंसिटिविटी और कल्चर कर सकते हैं किसका जो आपका बलगम आ रहा है जो स्पुटम है। तो ये सारी चीजों से आपको पता चल जाएगा कि साइनोसाइटिस है या नहीं है। अब जब आपको साइनोसाइटिस पता ही चल गया सब कुछ समझ में आ गया तो अब क्या करने की जरूरत है साइनोसाइटिस के इलाज को। क्योंकि आप योग के विद्यार्थी हो तो आपको थोड़ा आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर पता होगा तो आप बेहतर समझा पाओगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो देखने को मिलेगा वो वात पित्त जो है बड़े कारण मिलेंगे किसके साइनोसाइटिस के। लेकिन जो ब्लॉकेजेस आएंगी बार बार वो कफ की वजह से आएंगी। तो जिसका कफ वात और पित्त मतलब कफ प्रधान होगा कोई उसी में क्या होगा ये देखने को मिलेगा। तो साइनोसाइटिस का प्रमुख दोष क्या है। प्रमुख दोष इसका जो है वो है कफ का। ठीक कफ का दोष प्रमुख दोष है। अब ये प्रमुख दोष कैसे पहचानेंगे। इंसान थोड़ा स्मूथ स्किन वाला थोड़ा वेट वाला थोड़ी चिकनी त्वचा वाला थोड़ा सॉफ्ट बोलने वाला और थोड़ा अच्छी बुद्धि का इंसान मिल सकता है। मेल या फीमेल कफ प्रकृति की होगी तो उनमें इसके होने की संभावना ज्यादा होगी। लेकिन ये समटाइम जो है वात और पित्त के भी डिस्टरबेंस से होगा क्योंकि इंफेक्शियस कंडीशन है। तो ये यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वात और पित्त और कफ पे डिपेंडेंट होने की जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है। आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन में समझ जाना चाहिए पर आपको पता होना चाहिए कि ये प्रमुखता कफ दोष में ज्यादा देखा जाए। अब बात करते हैं कि अगर किसी को ये है हमारे पास आया तो क्या उसके लिए आइडियल होगा जिसको खाने से उसको सिम्टोमेटिक राहत होगी या आराम आएगा। तो क्या हो सकता है उसको थोड़ा गर्म प्रकृति का खाना अच्छा खाना हो। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ताजा खाना खाइए ये बहुत बेहतर होगा आपके लिए। ठीक। थोड़ा आसानी से पचने वाला खाना लाइट डाइजेस्टेबल फूड हो तो बेहतर है। मूंग दाल की खिचड़ी और स्टीम्ड वेजिटेबल्स ये अच्छे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि यही एकमात्र ऑप्शन है आप और ऑप्शंस देख सकते हो जो इजी डाइजेस्टेबल हो। जिंजर तुलसी की चाय ये बड़ा अच्छा है। गार्लिक और हल्दी टर्मरिक ये बड़े अच्छे हैं इस कंडीशन को प्रिवेंट करने में या इस कंडीशन को ईज करने में। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो अगर उसको लहसुन का प्रयोग कराया जाए हल्दी का प्रयोग कराया जाए तुलसी अदरक की चाय दी जाए तो सिम्टोमेटिक राहत उसको होगी। गर्म पानी और देसी घी ये भी उसको सिम्टोमेटिक राहत देंगे। तो
देसी घी को नाक में डायरेक्टली डाल भी सकते हैं और खाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए क्या होगा, आइडियल पथ्य होगा। अब बात करते हैं कि क्या नहीं खाना है, अपथ्य क्या है सर देसी घी को गर्म पानी में डालकर लेना है क्या? नहीं नहीं, देसी घी खा सकते हैं या नाक में डाल सकते सर मैंने ऐसा सुना है कि गर्म पानी में हैं। सीमा डालकर जी भी लिया। लास्ट में प्लीज बीच में फ्लो मत तोड़िए, क्योंकि फिर सॉरी सर। पूरा नहीं होगा। सॉरी। लास्ट में जो जो पूछना सब पूछिएगा, नोट करते जाइए। ठीक, अब बात करते हैं अपथ्य आहार क्या होगा ऐसी सिचुएशन पर। तो दही रात के समय तो बिल्कुल नहीं, पर दही दिन के या अर्ली मॉर्निंग भी अच्छी नहीं है साइनोसाइटिस की कंडीशन में। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, इन सारी चीजों से दूर रहना। इवन फ्रिज का ठंडा पानी, ये भी बुरा है। फ्राइड ऑयली चीजें भी बुरी है। ठीक, और अगर आप इन सब चीजों को रोक देते हो तो आपके लक्षण में थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। वैसे तो दूध की चीजें भी बहुत ज्यादा नहीं अच्छी है, एक्सेस डेयरी भी अच्छा नहीं है। स्मोकिंग करना या बहुत ज्यादा धुएं धूल में आना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। और जो लोग दिन में आदतन सोते हैं उनको भी कफ का प्रकोप बढ़ेगा, तो दिन का सोना भी अच्छा नहीं है। तो ये चीजें ना करें जिससे एग्रीवेशन ना हो, सिम्टम्स और ज्यादा ना हो। तो ये हो गया सिम्टोमेटिकली कैसे उसको ईज करना है, कैसे उसको हेल्प करना है। तो पथ्य और अपथ्य। अब बात करते हैं कि अगर किसी को हो ही गया है, कोई आपके पास आया, तो उसको ठीक कैसे करें। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस भी बता रहा हूँ, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस कंडीशन में मैंने बताई उसी कंडीशन में उस दवाई को यूज करिएगा। कहीं और यूज करेंगे, कुछ तकलीफ होगी, तो प्लीज इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप आयुर्वेद का बस छोटी छोटी चीज पढ़ रहे हो, तो इसमें बहुत ज्यादा इधर उधर मत करिएगा। ठीक, नस्य साइनोसाइटिस में एक बहुत अच्छा तरीका। नस्य का मतलब क्या हुआ, नाक में कोई चीज डालना। तो कैसे डालेंगे, अणु तेल, ये बहुत फेमस है, आप सब जानते होंगे अणु तेल के बारे में। या षड़बिंदु का तेल, ये दोनों ही नाक में डालने के लिए बड़े फेमस पेटेंट ऑयल्स। तो ये वैद्यनाथ का ले लो, बाबा जी पतंजलि का ले लो, किसी का भी ले लो, ये आइडियल है। ठीक, अब बात करते हैं मुंह से क्या खिला सकते हैं। तो शीतोत्पलादि चूर्ण ये बहुत फेमस है सर्दी जुकाम में। ये तलिसादि चूर्ण भी बहुत फेमस है। त्रिकुट चूर्ण भी बहुत फेमस है, त्रिकटु। इसके अलावा हरिद्र खंड जो है ये भी बहुत फेमस दवा है। हरिद्र खंड जो है बहुत बार सूजन और डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट्स में, कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजों में भी लोग यूज करते हैं। लेकिन ये इम्यूनिटी रिलेटेड चीजों में इनका उपयोग बहुत अच्छा है। अब इनको आप लेंगे कैसे, हल्के गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच दिन में 2 से 3 बार, पेशेंट की सीवियरिटी के साथ। सारी दवाएं नहीं लेनी है, इनमें से कोई एक जो आपको आसानी से मिल जाए वो ले सकते। ठीक है, तो इससे क्या होगा, साइनोसाइटिस के लक्षणों में आपको राहत मिलेगी। ठीक है, तो ये दवाएं नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। स्टीम इनहलेशन जो है ये बहुत काम की चीज है। तो अगर आप तुलसी, अजवाइन, यूकेलिप्टस की स्टीम देते हो, कुछ लोग यूकेलिप्टस का तेल डाल के, यूकेलिप्टस का ऑयल आता है एसेंशियल ऑयल, तो वो डाल के स्टीम इनहेल करते हैं, तो ये नाक को खोलने में बहुत कारगर है। ठीक, तो स्टीम इनहेलेशन बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा जो लोग ऑयल पुलिंग जैसा कुछ करना चाहते हैं, वो सेसमे ऑयल या टर्मरिक वाटर वो मुंह में लेके गार्गल कर सकते, तो ये भी बहुत कारगर होगा इन्फेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा धूम्रपान
ये धूम्रपान मैंने यहाँ लिखा जरूर है, पर मैं आपको कह दूं कि धूम्रपान तभी करने की जरूरत है जब बहुत ज्यादा सूजन हो। और धूम्रपान में कई बार अगर आप सही डायग्नोज नहीं कर पाए तो ये लंग्स के लिए अच्छा भी नहीं। तो धूम्रपान इसीलिए मैंने अंडर सुपरविजन लिखा हुआ। तो आप कोशिश कीजिएगा धूम्रपान ना करना पड़े आपको, आपका काम स्टीम इनहेलेशन से हो जाए, क्योंकि स्टीम इनहेलेशन सेफ है धूम्रपान से। और अगर धूम्रपान की जरूरत पड़े तो सबसे अच्छी चीज है लोहबान। लोहबान को जला के आप इसका धूम्रपान ले सकते हो, ये हेल्प करेगा। पर लोहबान का धुआं कुछ लोगों को एलर्जी भी कॉज करता है। तो धूम्रपान से बेहतर स्टीम इनहेलेशन आपको होगा। और अगर हम बात करें यौगिक एडवाइस की, तो अब हम आते हैं अपने इलाज की ओर। यौगिक एडवाइस जो होगी ये ही सबसे अच्छा रिजल्ट लेके आएगी, जिसके लिए जल नेति बहुत कारगर उपाय है। तो अगर मीडियम इंटेंसिटी का प्रॉब्लम दिख रहा है, 12 हफ्ते से पहले वाली प्रॉब्लम है, तो 12 दिन लगातार जल नेति। अगर एक्यूट कंडीशन है तो 7 दिन लगातार जल नेति। और अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो जल नेति एक टाइम पीरियड के बाद हमेशा करने की कंडीशन होगी। जैसे शुरू में 1 हफ्ते कर लिया, फिर महीने में 2 बार 15-15 दिन में, फिर उसके बाद 15-15 दिन में 2-3 महीने किया, फिर अब महीने में 1 बार। ये आपको 12 महीने करते रहना पड़ेगा। जब वेदर चेंज आएगा तो 3 से 5 बार भी करना पड़ सकता है। तो ये आपको बार 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 इंप्रूवमेंट देगा। कब? जब बहुत क्रॉनिक कंडीशन हो, सब क्रॉनिक कंडीशन में या फिर एक्यूट कंडीशन में, सब एक्यूट कंडीशन में आपको थोड़े समय नेति करने के बाद लंबे समय का आराम हो जाए। ठीक है, तो नेति बहुत जरूरी प्रैक्टिस है। और नेति जब भी करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार 1 लोटा पानी एक तरफ से डाल दिया, दूसरी बार 1 लोटा पानी दूसरी तरफ से डाल दिया, हो गया। नेति का मतलब है नेजल पैसेज को प्रॉपरली क्लीन करना। तो जैसे कुंजल हमने किया था ना 2-3 बार, उसी तरीके से नेति भी 2-3 बार करना है। और नेति ड्राई करना बहुत जरूरी है। अगर ढंग से ड्राई नहीं होगा तो सर दर्द बढ़ जाएगा, कंजेशन बढ़ जाएगा। तो नेति में ड्राई करना, एक एक नाक को, दोनों नाक को गर्दन हिलाते हुए, फिर उसको चेक करना कि कोई भी ड्रॉपलेट आ तो नहीं रहा है, बहुत जरूरी है। जब अच्छे से ड्राई हो जाए तभी नेति का समापन करना चाहिए शवासन के साथ। नेति का समापन हमेशा शवासन से करिए। फिर प्राणायाम लाइक अनुलोम विलोम भस्त्रिका कपालभाति, ये बड़े इफेक्टिव है। लेट नाइट आपके लिए अच्छा नहीं है, दिन का सोना अच्छा नहीं है। और ठंडी हवा का डायरेक्ट आपके फेस पे लगना अच्छा नहीं। तो जब आप सर्दियों में निकलो तो गले और फेस को कवर करके निकलो। जैसे वो मंकी कैप आते हैं ना, वो पहन के निकलो। जैसे अरविंद केजरीवाल मफलर बांधते थे, आपने देखा था। तो ये जरूरी है, नहीं तो इससे सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा उपाय नेति जो है, ये पूरी तरह से साइनोसाइटिस में आपको हेल्प कर देगा और बहुत अच्छी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आप साइनोसाइटिस का इलाज करना चाह रहे हो तो समझ लो कि जल नेति में आपको अच्छी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक बार जल नेति को थोड़ा समझ लेते हैं। जल नेति में नमक हमेशा दाल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि नमक क्या करेगा, म्यूकस को पिघलाएगा। नमक हमेशा खाने वाला नमक होना चाहिए, सेंधा नमक, काला नमक, कोई और समुद्री नमक नहीं होना चाहिए। कौन सा नमक अच्छा है? ये जो आप खाने के लिए यूज करते हो ना, टाटा नमक या ऐसा नमक, ये सबसे अच्छा नमक है, क्योंकि इसमें आयोडीन भी है और इसमें बहुत अच्छा NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, जो
किसी भी तरह के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल ग्रोथ को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो नेति करने हम गए थे फायदे के लिए, लेकिन अगर नमक नहीं डालेंगे तो फायदे से नुकसान बदल सकता है। तो नमक पहली चीज है जो बहुत जरूरी है। कितना? जितना आप दाल में पसंद करते हो उतना नमक। दूसरी चीज पानी का टेम्परेचर। अगर कम टेम्परेचर के पानी से करोगे तो सफाई नहीं होगी। तो जितना आप अपने हथेली के उल्टे हिस्से भाग सह सकते हो पानी का टेम्परेचर, ये पानी का टेम्परेचर आइडियल है आपकी नाक में डालने के लिए। तो जब भी आप मेथी के लोटे से पानी यहाँ गिराएं और आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो, तकलीफ ना हो, मतलब हाथ हटाने की नौबत नहीं है, हाथ पे लगातार पानी गिर सकता है, तो वो पानी आइडियल पानी है, नाक में डालें। तो नेती में क्या दो चीजें जरूरी है? पानी का टेम्परेचर और नमक। फिर दूसरी चीज जो है वो है बार बार करना जब तक अच्छे से क्लीन ना हो जाए। नेति करते वक्त दो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। फेस को धोना नहीं है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, नेति डालने के बाद थोड़ा कफ वफ आया तो है फेस वॉश कर लेते हो। बिल्कुल नहीं करना है। नेति में चेहरा धोया तो प्रॉब्लम खराब हो जाएगी। क्यों खराब होगी कौन बताएगा? क्योंकि अब आप लोग थोड़ी साइंस समझने लगे हो। तो बताइए चेहरा धोने से क्या नुकसान होगा? पहले तो ये बताइए, नमक नमक मैंने बता दिया, गर्म पानी क्यों करना है और चेहरा क्यों नहीं धोना, दोनों के पीछे क्या कारण है? सर गर्म पानी इसलिए क्योंकि म्यूकस का इशू है, तो गर्म पानी से वो उसमें मेल्ट होता है। अच्छा, गर्म पानी से म्यूकस निकलेगा? नमक सर म्यूकोप्रोलिन गर्म होता है गर्म पानी में। हाँ सर, सर नमक गर्म पानी रहेगा ना सर, नमक भी रहेगा ना उसमें गर्म हाँ, पानी में। तो गर्म तो पानी इसके लिए म्यूकस उसका पिघलाने के लिए नहीं। सर उसका घनत्व जो है, उसका कंसिस्टेंसी वो जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये अच्छी चीज बात बताई है। इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और क्या होगा? और सर गर्म पानी जो है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर से मैच करेगा। बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होगा सीधे। अच्छा, ज्यादा होगा। सर जब ये फेस पे ज्यादा पानी होगा, डालने का। हमने कल बात की थी ना, इसीलिए पूछा भी कि गर्म पानी से पतली खून की नसें खुल जाती हैं, खून की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो जब इस हिस्से पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो जो सूजन है वो कम होगी। कल ही पढ़ा था ना ये चीज हमने। तो इसलिए गर्म पानी यहाँ डालेंगे जिससे अच्छे से सेक हो, खून की नसें चौड़ी हो जाए। कल हमने एक चीज और पढ़ी थी कि सूजन कम करने के लिए ठंडा करना है। कल हमने एक चीज पढ़ी थी सूजन कम करने के ठंडा करना है। तो यहाँ पे हम गर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उसके भीतर ब्लड की सप्लाई है वो और बढ़ जाए, तो म्यूकस का प्रोडक्शन ही रुक जाए। जनरली जब सूजन होती है तो उसमें एक फ्लूइड इकट्ठा हो गया, अब उस फ्लूइड को बाहर निकालना। इसमें रोज क्या हो रहा है? रोज नया पस बन रहा है। तो यहाँ पे हीलिंग के लिए खून ज्यादा चाहिए। वहां पे क्या करना है? इकट्ठे हुए फ्लूइड को बाहर निकालना। तो इसलिए यहाँ गर्म पानी बहुत जरूरी है। सर अब यही कारण है क्या फेस में पानी डालने का, उसे रिलेट करता है कि जब आप पानी हाँ, डालेंगे तो वो टेम्परेचर ठंडा कर देगा। बिल्कुल, इसीलिए फेस को नहीं वॉश करना है, क्योंकि फेस वॉश करते ही फिर से नसें सिकुड़ जाएंगी। ठीक, तो नेति बहुत जरूरी प्रैक्टिस है। किसमें? साइनोसाइटिस में। अब अगर यौगिक अभ्यास की बात करें तो पवन मुक्त सीरीज 45 मिनट्स, कम से कम 45 डेज यहाँ करने से बड़ी राहत होगी। सब आसन करने से बड़ी राहत होगी। नेति को अगर कुंजल के साथ कर लिया जाए तो बड़ी राहत होगी। तो यहाँ पे क्या प्रोटोकॉल हो जाएगा कि सुबह उठ के पहले जल नेति की, बाद में कुंजल किया, और फिर क्या किया? योग अभ्यास किया, शवासन किया, और अपने लाइफ में निकल गए आगे। तो जब भी आप किसी को प्रैक्टिस कराओगे पहले 7 दिन सटकर्म बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं।
लेकिन लगातार ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए पवन मुक्त सीरीज 45 मिनट्स पर डे, सीरीज 1 2 3 सीक्वेंस में प्रैक्टिस करना है, साथ में योग निद्रा। अब जैसे हमने आपको मेडिटेशन समझाया था, ठीक उसी तरीके से आप योग निद्रा को भी समझ सकते हो। तो योग निद्रा कैसे करनी है, अभी हमारे पास समय है तो मैं योग निद्रा भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लीज इसको अगर टाइप कर अपने पेपर पे नोट कर लेंगे तो आपको हेल्प होगी। वैसे मैं जानता हूँ आप सब योगा टीचर, अच्छे योगा टीचर हो, सबको योग निद्रा बहुत अच्छी करानी आती है, पर फिर भी कहते हैं ना धूप सूरज को दिया दिखाने वाली बात, तो मैं थोड़ी गुस्ताखी कर रहा हूँ सूरज को दिया दिखाने की। आइए तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या शवासन। वैसे तो देखिए आजकल ट्रेंड में है, लोग अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, मैं हिंदी वाले बता रहा हूँ, आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पर्सनली मैसेज करके इसको अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन ले सकता है। तो इसके हम कई सारे चरण बनाए, ठीक। तो योग निद्रा को हम कई चरणों में अगर पूरा करें, कई स्टेप्स पे अगर हम पूरा करें, तो ये बहुत अच्छे से पूरा हो सकता है। तो जैसे कल हमने देखा था ना ध्यान की बात, हमने ध्यान पे बात की थी कि 7 स्टेप्स में ध्यान किया जा सकता है, ठीक उसी तरीके को वापस ले आइए। 7 स्टेप्स में हम क्या करेंगे, योग निद्रा करेंगे। लास्ट सेशन में आप लोगों ने मुझसे कहा था कि टाइम भी बता दो, तो देखो टाइम मैं आपको एक हाइपोथेटिकल टाइम बता रहा हूँ, आप अपनी सुविधा से टाइम कम ज्यादा कर लीजिए। वैसे मुझे लगता है कि टाइम जज करने का सबसे अच्छा हक उसी का है जो सिखा रहा है। कोई बाहर से किताबी ज्ञान दे दे वो बेवकूफी ही लगती है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया, जर्नल आइडिया दे रहा हूँ। तो प्लीज मुझे बेवकूफ मत समझिएगा, सोचिएगा कि मैं आपको थोड़ा और आसान देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो योग निद्रा की हम शुरुआत करते हैं। तो योग निद्रा की शुरुआत में सबसे पहले क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो 1 मिनट के लिए हम तैयारी करेंगे। इस 1 मिनट में हम क्या करेंगे, कुछ चीजें जरूरी है जो वो करेंगे। तो तैयारी में शांत और आरामदायक वातावरण सुनिश्चित करेंगे। तो जहां पे किया जाए वहां क्या होना चाहिए, कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, तभी वहां पे हम योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। मोबाइल या कोई ऐसी चीज जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है उसको पहले ही शांत कर देना है। उसके बाद सब कुछ जब सारे व्यवधान दूर हो गए तो पीठ के बल शवासन में लिटा देना है। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या होगा, जब ये सब कुछ सुनिश्चित हो गया तो पीठ के बल शवासन में लेट जाएं, हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद, पूरा शरीर ढीला छोड़ो। इन इंस्ट्रक्शंस के लिए आप 1 मिनट तक का मैक्सिमम समय ले सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा और भी ले सकते हो। पर जब भी ये इंस्ट्रक्शंस हो ना, पीठ के बल शवासन में लेट जाए, हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, तो आप में लयबद्धता, सरलता, सहजता जरूर हो। तो जब भी आप इंस्ट्रक्शन बोलेंगे शांत और कोमल आवाज का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। फिर जो पहला निर्देश होगा वो क्या होगा आपका, अब आप योग निद्रा की ओर जा रहे हैं, बस मेरी आवाज को सुनते रहें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल सजग रहना। तो ये क्या प्रारंभिक निर्देश आपका क्या करेगा, उनको तैयार कर देगा योग निद्रा के लिए। तो इस प्रोसेस में आप 2 मिनट तक का समय ले लो, पहले उसकी तैयारी कर दो, फिर उसको पहले इंस्ट्रक्शंस में अलर्ट कर दो, अवेक कर दो, उसकी सजगता को बढ़ा दो। फिर क्या करोगे,
अब उसकी कॉन्शियसनेस को उसकी बॉडी पे रोटेशन में लाना है या शरीर को उसको अवेयर कराना है। तो इसके लिए आप 6 से 10 मिनट का समय ले सकते हो, अपनी अपनी स्किल है कैसे आप करोगे। कुछ लोग पैर के अंगूठे से शुरू करते हैं, पैर का अंगूठा, फिर पैर की उंगलियां, पहली उंगली, दूसरी उंगली। कुछ लोग पैर की उंगलियों से शुरू करते हैं, कुछ लोग हाथ से शुरू करते हैं। तो अगर आप हाथ से शुरू करें या पैर से शुरू करें, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। इंस्ट्रक्शंस आपके हमेशा राइट टू लेफ्ट होंगे। तो ध्यान को दाहिने हाथ या दाहिने पैर पे लाएं, पैर के अंगूठे को या हाथ के अंगूठे को, जहां से आप शुरू कर रहे हैं, फिर दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर कहाँ जाएंगे? कलाई पे, कोहनी पे, कंधे पे या एंकल पे, नी पे, थाई पे, थाई पेल्विक जॉइंट पे, हिप पे। इस तरीके से धीरे धीरे आप क्या करेंगे? हेड टू टो, टो टू हेड, पूरी बॉडी को कवर कर लेंगे। तो करीब 6-7 मिनट में क्या करेंगे? एक एक बार आप फील कराएंगे, फिर उसको रिलैक्स छोड़ेंगे और अवेयर रखेंगे। तो आपके इंस्ट्रक्शंस 3 तरीके से होंगे। अपने पैर के अंगूठे को चारों ओर से देखें, अच्छे से महसूस करते हुए सरल छोड़ दें। आपका ध्यान आपके दाहिने पैर पर लगातार बना रहे। अब अपने पैर के पहली उंगली पे अपना ध्यान ले जाएं, पहली उंगली को महसूस करें, सरल छोड़ें। इसी तरीके से आप हाथ पे भी कर सकते हैं। तो एक एक करके बॉडी के सारे हिस्से पे ये बढ़ाना है आपको, ठीक है। तो जब ये पूरी बॉडी पे कर लिया आपने, फिर आपको अवेयरनेस मेंटेन करनी है। तो अवेयरनेस कहाँ मेंटेन करेंगे? सबसे आसान तरीका है आती जाती श्वास। तो जब पूरी बॉडी हेड टू टो कवर हो गई, टो टू हेड कवर हो गया, तो अब क्या बोलेंगे आप? अब अपनी सांस को महसूस करें, बस आती जाती सांस को देखें। तो ये चौथा स्टेप आपका क्या है? ये ब्रीथ पे अवेयरनेस है, श्वास का संज्ञान। यहाँ पे सिर्फ अपनी श्वास को महसूस करें, बस आती जाती सांसों को देखें, बिना बदले, बिना रोके पेट और सीने की हलचल को महसूस करें। तो न तो सांस जबरदस्ती लेनी है, न जल्दबाजी में छोड़नी है, सिर्फ अपने चेस्ट और पेट की मूवमेंट को धीरे धीरे फील करते रहें। ये 2 मिनट तक आप अवेयर रख सकते हैं, कहाँ? सांसों की। फिर पहुंचेंगे 5वें चरण पे, संकल्प की ओर। ये सकारात्मकता और संकल्प बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। इसमें वही संकल्प जो हमने ध्यान में दोहराया था। अब मन में एक सकारात्मक संकल्प दोहराए, मैं शांत हूं, मैं सशक्त हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन पूरी तरह से स्थिर है, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं। ठीक। तो एक एक संकल्प को 3-3 बार आप उनसे रिपीट करा सकते हैं। तो इसके लिए भी आप 1 से 2 मिनट आराम से ले जा सकते हैं। तो अब जब आप संकल्प तक पहुंच गए, तो फिर कल्पना और विश्राम चाहिए, मतलब विजुअलाइजेशन और डीप रिलैक्सेशन। तो अब क्या करेंगे उनको, जिससे उनका नींद ना आए? तो अब कल्पना करें कि आप खुले आसमान के नीचे, नीला आकाश, ठंडी हवा, चंद्रमा की चांदनी आपके पूरे शरीर को शीतल कर रही है। ये क्या है? विजुअलाइजेशन है। ये क्या है? आराम की ओर जाने का प्रयास है। पूरा शरीर शांति से भर गया, मन हल्का और शांत हो गया। इस प्रोसेस में 5 मिनट खींच सकते हो आप, उनको आराम पहुंचा। फिर धीरे धीरे 7वें चरण में वापसी करेंगे। वापसी में क्या करेंगे? अब धीरे धीरे बाहर की ओर लौटेंगे।
अपनी सांसों को महसूस करें, शरीर को महसूस करें, हाथ पांव को हिलाएं, और जब आप तैयार हो तब आंखें खोलें, सजग हो। तो जो वापसी है ये भी कम से कम 2 मिनट का समय ले। तो इससे क्या होगा कि 15 से 20 मिनट का बहुत अच्छा सा रिलैक्सेशन होगा। इसमें आपकी आवाज, आपका फ्लो, मतलब शांत हो, स्थिर हो और मधुर हो। जितना आप ठहर ठहर के एक एक शब्द को प्रमुखता से बोलेंगे उतना बेहतर इम्पैक्ट होगा। तो अगर इस पूरे प्रोसेस को आप दोहराते हैं तो ये पूरा प्रोसेस बहुत मजेदार हो सकता है आपके स्टूडेंट के लिए। ठीक। अब इसमें मैंने ये नहीं कहा कि ये अपने आप में कंप्लीट है, ये एक मैनुअल है। अपनी सुविधा के हिसाब से इसमें और नए शब्दों का, नए इंस्ट्रक्शंस का यूज आप कर सकते। पर जो स्टेजेस हैं आपके, उनको अगर आप मेंटेन करोगे तो आप कम से कम 20 मिनट तक इजीली इंगेज कर पाओ। और ये रिलैक्सेशन साइनोसाइटिस के मैनेजमेंट में बहुत काम आने वाला है। ये योग निद्रा का अभ्यास इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत काम आने वाला है। और ये बीमारी ही इम्यूनिटी से रिलेट करती है। तो उम्मीद करता हूँ साइनोसाइटिस ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर आपके अब कुछ सवाल हैं, कुछ कंफ्यूजन है, किसी भी ट्रीटमेंट के तरीके को लेके कुछ कंफ्यूजन है, तो खुल के पूछिए। जितने ज्यादा सवाल उतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ जी, पता है। सर वो नीति सॉल्ट यूज कर सकते हैं क्या उसमें? जल नीति थोड़ा में। प्लीज थोड़ा तेज बोल दे, माफ कीजिए, इस समय मैं थोड़ा कम सुन पा रहा हूँ। हाँ सर, वो नीति सॉल्ट आता है ना, जल नीति सॉल्ट आता है एक शायद। बकवास है। आप प्लेन नमक जो है वो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ये बैक्टीरियोस्टैटिक इम्पैक्ट रखता है। तो जो आपके घर का खाने वाला टाटा नमक है ना, टाटा सॉल्ट, जी सर। सूर्या और कोई भी ब्रांड आप यूज करते हो, वो नमक सबसे अच्छा नमक है। क्योंकि ये आयोडाइज्ड है, इरिटेशन कॉज नहीं करेगा, बाद में ड्राइनेस कॉज नहीं करेगा। ठीक है। सर तो ज्यादा नमक अगर आप मानो सेंधा नमक यूज कर ले रहे हो तो ड्राइनेस बहुत बढ़ जाए। तो कभी आप अगर इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो एक बार सेंधा नमक से करके देखना और ड्राइनेस को एक्सपीरियंस करना। और एक बार आप वो जो नॉर्मल टाटा नमक आता है उससे करके देखना और ड्राइनेस में अंतर देखना। तो इसलिए मैं अपनी सलाह आपको टाटा नमक की दे रहा हूँ। बाकी आप खुद समझदार और बुद्धिमान हो। जी बाजी। तो सर ये हमारे जैसे रेगुलर क्लास में खाने में भी कौन सी सॉल्ट यूज करना चाहिए? कोई बोल रहा है पिंक खाने में करूँ, तो कोई बोल रहा है ये। सबसे अच्छा नमक है देश का नमक, टाटा नमक। खाने के लिए सबसे अच्छा नमक है देश का नमक, टाटा नमक। जितने लोग कहते हैं ना वही, कि ये हाँ पिंक सॉल्ट रॉक यूज सॉल्ट करोगे खाना चाहिए, तो। पिंक सॉल्ट खाना चाहिए, भाई देखो ये ना तो बजट के लिए अच्छे हैं आपके, ना आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। ठीक है। तो ये सर नमक सर सिर्फ और सिर्फ, क्वांटिटी बता दीजिए। आ रहा हूँ, ये नमक सिर्फ और सिर्फ जैसे व्रत में हम सेंधा नमक खाते हैं ना, ऐसे कभी कभार खाने के लिए अच्छे हैं। कभी अगर आपके घर में दम आलू बन रहे तो सेंधा नमक डाल दो। कभी कोई स्पेशल डिश बना रहे हो, सेंधा नमक डाल दो। तो कभी कभार के लिए तो ठीक है। पर रोज के खाने के लिए ना तो पिंक सॉल्ट, ना रॉक सॉल्ट, ना सेंधा नमक, कोई भी नमक अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा नमक है देश का नमक, टाटा। ये टाटा का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पैसे नहीं मिले, वाकई में ये सबसे अच्छा नमक। सर हम तो टाटा छोड़ के सेंधा पे आ गए कि लोग कहते हैं कि सेंधा अच्छा है। मुझे जी ये हाँ बहुत हम बड़ा तो हाँ यही सर, स्कैम। वो अभी मतलब बहुत अभी तक तो कंफ्यूजन सब सेंधा बोल नमक रहे का ही हैं। शायद फायदा बताते हैं सब। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैम है। देखो क्या होता है कि जब आपको कोई चीज मार्केट करनी होती है ना, तो इतू सा बेनिफिट को पकड़ लो और उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा। तो इतू सा बेनिफिट है, मैं मानता हूँ उसमें थोड़े माइक्रो मिनरल्स और थोड़ी चीजें अच्छी हैं, पर उनकी आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी आयोडीन की जरूरत है।
आयोडीन नहीं खाओगे तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आयोडीन जरूरी नमक है। आयोडीन शेफाली जी, आवाज आप थोड़ा सा तेज नजदीक आके बोल दो प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन था कि हम उनको साइनस जिसको प्रॉब्लम है उसको सूत्रनेति भी करा सकते हैं, क्योंकि हमारा एक पेशेंट आया था तो हमने उससे पहले सूत्रनेति कराई थी, फिर हिमा जल नेति कराई थी। हिमा जी, मैं इसको बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि सूजन इतनी ज्यादा होती है कि सूत्रनेति करने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, तो लोग डर जाते हैं। और ये जो ओके। कैथेटर वाली नेति होती है ना, ये वाहियात नेति है, ये नेति नहीं। ये तो ओके। एक तरीके का सर्कस है कि कैथेटर नाक से डाला और निकाल दिया। तो आप सोचो, ये कैथेटर बच्चों के सुसु के रास्ते में डालने के लिए होते हैं, आप नाक में डाल दो। तो सही है। ये कैथेटर वाली नीति जो है ना, ये तो बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ना दिखावे के लिए किसी को दिखाना है ना कि देखो नाक से डाल के मुंह से निकाल दिया, तो कर लो, इसका कोई फायदा नहीं। मैंने कभी नेति की नहीं, मतलब सूत्र नेति सर कभी ने नहीं की। सर जल नेति करने के बाद क्या हमको नोस्ट्रल्स में ऑयलिंग करनी चाहिए? अगर बहुत ड्राइनेस रह रही है तो रात को कर सकते हो, सड़बिंदु या आपका अणु तेल डाल सकते हो, या नहीं, देसी घी। जल नेति के जस्ट बाद हमको नहीं, नहीं, सजेस्ट करना नहीं, चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके सर। और जल सर लेने एक के बाद सबसे ज्यादा जरूरी कम से कम 12 घंटे पैसेज को अच्छे से ड्राई होने दी। सर सर और पूजन सर एक पहले होगा, क्वेश्चन और पूजन था बाद में होगा कि जल नेति जैसे के? एक एक करके बोलेंगे ना, सबके सवाल का जवाब देंगे। सर एक क्वेश्चन और था कि आपने जैसे बोला कि कभी कभी से ये होता तो कफ से रिलेटेड है, लेकिन वात और पित्त की वजह से भी, अगर पित्त डोमिनेंट होता है तो हम गार्लिक और टर्मरिक कैसे उनको सजेस्ट मैंने कर मैंने सकते हैं? इसीलिए आपको बोला कि कुंजल साथ में करिएगा, ओके। है ना। तो सर कुंजल कराने के पीछे मकसद ही यही था। ओके। अगर ये पित्त रिलेटेड भी हो तो भी आपको इम्प्रूवमेंट आएगी। यस सर। और सर धूम्रपान का आपने बोला, तो धूम्रपान मैं नहीं समझी हूँ कैसे करते हैं, मतलब वो उसको स्मोक को ऐसे लोबान मुंह जला के उसके धुएं को मुंह से लेना है, ऐसे नाक से मुंह? लेना है, मुंह से लेना है, अंदर लेना ओके ओके। है ना। धूम्रपान सिगरेट पीते ना, इसको नस्य कहते हैं ना सर? हाँ नस्य भी कह सकते हो आप, लेकिन नस्य में ऑयल डालते हैं। और ओके। फ्यूमिंग जो है वो एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है। ये सिर्फ नाक पे ही नहीं करते, आ, ये वेजाइना में बहुत कारगर है। यस सर। योनि धूपन बोलते हैं इसको, अगर आप लोगों ने सुना हो। इन्फेक्शन में हाँ, बताते हैं सर। फ्यूमिंग करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। तो बॉडी में जैसे लोकल स्टीम करते हैं ना, ऐसे ही धुआं लाते। तो पोस्ट नेटल जर्नीज और बहुत सारे कंडीशंस में ये बहुत कारगर चीज है। लेकिन यहाँ मैंने क्यों कहा, क्योंकि लोबान बहुत तीक्ष्ण गंध वाला सब्सटेंस है। इससे कई बार लोगों को ना बहुत छींके आ सकती है बहुत। तो इसलिए जब भी करें, किसी फिर आयुर्वेद फिजिशियन के उसमें करें कि भाई अगर ऐसी कोई चीज आए तो उसको बाद में संभाला जा सके। सर ये होता क्या है? क्या सर कहें? अगर किसी को बहुत ज्यादा स्नीजिंग और ये प्रॉब्लम है शुरू से काफी समय से, हाँ, तो ये सारी ट्रीटमेंट उसमें काम करेंगे ना? शीतोत्प्लादी चूर्ण शहद के साथ कौन सा बहुत सर? अच्छी रेमेडी होगी। सर एक बार फिर से बोलिए प्लीज। तो बताया तो अभी, शीतोत्प्लादी चूर्ण सबसे पहला था। सब वर्ड सर समझ में नहीं क्वांटिटी भी बता आया, दीजिए बोल रही थी मैं शीतोत्प्लादी इसलिए चूर्ण की। बताया ना, आधा चम्मच, आधा चम्मच मतलब 2.5 ग्राम के करीब। 1 चम्मच 5 ग्राम होता है, 2.5 ग्राम के करीब शीतोत्प्लादी चूर्ण शहद के साथ एडल्ट्स में, और 1 से 1.5 ग्राम के करीब बच्चों में, और 14 साल से छोटे लोगों में। सर इथो। सर एक बार दिन में। सर फिर से नाम भूल गई। अरे भैया, अभी तो सर दिखाया आपसे था एक आपको, स्क्रीन रिक्वेस्ट पे है, जाके आप पीछे देख ले, शीतोत्प्लादी सर चूर्ण। मेरे सर उच्चारण एक में थोड़ी दिक्कत आती है, मैं सर मैं धीरे धीरे इसीलिए से। बोल रही हूँ कि एक रिक्वेस्ट है, जो आप ऐसे शीट से लग हमको रहा था। समझाते हैं ना, तो उसका अगर पीडीएफ आप ग्रुप पे सेंड कर लेंगे तो नहीं सब सामना जेरोक्स जी, निकाल नहीं लेंगे। सामना जी, दिक्कत होगी, इसलिए नहीं शेयर कर पाऊंगा। मैं बहुत साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समय का बड़ा अभाव है। मैं जब भी ओके। अपने नोट्स तैयार करता हूँ बहुत बेसिक से तैयार करता हूँ।
ओके ठीक है, तो अगर सर आपको भेज रहा हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा, और दूसरी दिक्कत क्या होती है ना, आपको मिली, आपने किसी और को दी, उसने किसी और को दी, बहुत चिकचिक ओके होती है। तो सर उसमें कोई दूसरा ये दिमाग वाला आ जाएगा, बोलेगा ये तो गलत दवाई लिख दी, कैसे इसने दवाई बता दी। तो ये मैं आपको आपके भले के लिए बता रहा हूँ, उसका मिसयूज ना हो बस। सर ये कब तक लेना है ये चूर्ण? हाँ जी। चूर्ण जो आपने बताया, क्योंकि किसी को ऐसा है कि थोड़ी सी हवा लग गई जब दस्त, तो तक रोज जब रोज तक सुबह उठ के सिम्टोमेटिक होती है। रिलीफ नहीं हो तब तक लीजिए, 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, है ना। वंस इन जब अ तक वंस इन अ डे, एक दिन में एक ही बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार। दो बार। ठीक है, सर ये सर एक क्वेश्चन ये निमोनिया में था भी कि ले सकते हैं? एक एक करके प्लीज बोलिए ना, सब सर एक साथ बोलोगे तो दिक्कत होगी। सर निमोनिया में भी ले सकते हैं इसको? नहीं नहीं, निमोनिया में हम नहीं करेंगे। निमोनिया में बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के साथ जाके एंटीबायोटिक्स लेना, क्योंकि ओके सर। निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जो थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ तो डेथ तक हो सकती है। मैंने ओके वो सर। बीमारी बोली नहीं जो डेंजरस हो, पता लगा आप आयुर्वेदिक दवाई खिला के किसी की कंडीशन और बुरी कर रहे हो। तो देखो, जहां पे एलोपैथी की जरूरत है वहां बहुत जरूरी है कि आप एलोपैथी पे जाओ। हाँ, ठीक है किसी को खांसी हो रही है, डेफिनेटली आयुर्वेदा हेल्प करेगा। लेकिन किसी को अगर प्लूरा में इंफ्यूजन है, सूजन है ना, तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइएगा। ये बिना एंटीबायोटिक्स के, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स के ठीक नहीं होंगे। ओके सर। निमोनिया में भी स्टेजेस होते हैं। तो अगर थैंक यू। इनिशियल स्टेज है तो ओरल एंटीबायोटिक देंगे। अगर ज्यादा कंजेशन है तो आपको फिर नेबुलाइजेशन के साथ एंटीबायोटिक्स देंगे। तो इसलिए ये थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, तो इसमें सीतोत्प्लाविजून सिर्फ काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सर मैं आपसे पूछी थी जिसको फिर साइनस की ज्यादा दिक्कत है और आपने बोला कि जल नीति जिन्हें मतलब उन्हें बारंबार करनी है, तो मतलब कि 12 दिन, सुबह शाम? 12 दिन। नहीं सर, 12 दिन तो वो सब एक्यूट में आएगा ना, और जिसकी क्रॉनिक है, जैसे उनके सर लिए मेरी मैंने सिस्टर का बेटा है, उसको सर्जरी बोली हुई है, बट जल नीति तो वो उनके रेगुलर कर उनके रहा लिए है। भी मैंने बताया था कि पहले शुरू में 7 डेज लगातार कर लो, फिर उसके बाद 2-2 दिन छोड़ के कर लो, 3 महीने के बाद 15-15 दिन में कर लो, फिर अगले 6 महीने के बाद एक एक महीने में एक एक बार कर। तो उससे क्या होगा कि हर महीने एक बार तो कम से कम होगा, तो ये इन्फ्लेमेशन बढ़ने नहीं पाएगी। एक बार इन्फ्लेमेशन को हमने कम कर ली 6 महीने तक करके, फिर 6 महीने के बाद एक एक बार हर महीने करते जाओगे, तो ये इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी नहीं। तो 2-3 साल बाद अगर आप छोड़ भी दोगे तो फिर बहुत दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, मतलब रेगुलर नहीं करना सर, मतलब ऐसा नहीं कि रेगुलर करना है। रोज करोगे तो फिर नाक से खून आने लगेगा। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर। सर ये वाली बात हमें पता ही नहीं था, हम तो ये सुनते आ रहे थे साइनस ठीक हो जाता है, तो हमने भी यही बता दिया। ठीक। साइनस जो है ये आपकी अपनी गलती से सूजन आती है। ठीक है, आपकी बॉडी जब आपकी सूजन को नहीं हैंडल कर पाती तो सूजन आती है। तो साइनस जो है ये ऐसी बीमारी है जो मैनेजेबल है लाइफ टाइम। ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा, ये सब मैनेजेबल है लाइफ टाइम। तो एक बार अगर इनका अच्छे से जड़ से इलाज कर लोगे ना, तो जीवन भर ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सर उसको तो सर्जरी बोली हुई है डॉक्टर ने। नहीं, नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूँ पहले आप कराओ तो थोड़े दिन, नीति लगातार कराओ, देखो इम्प्रूवमेंट आएगा, सूजन कम होगी। क्योंकि सर वहां पे ये शीत हड्डी नहीं, हड्डी नहीं है वहां। सुन लीजिए मेरी बात, फिर आपके पे जाते हैं। हड्डी नहीं है वहां। वो क्या है, एक कार्टिलेज है जो सूज गई है सूजन की वजह से। तो बार बार जब गर्म पानी नमक जाएगा तो सूजन धीरे धीरे कम होगी। और जब सूजन कम होगी, बार बार आप सांस बाहर निकालोगे, तो पूरा पैसेज अपना काम अच्छे से करने लगेगा। तो ये इसीलिए मैंने 6 महीने का पूरा आपको सिस्टम बताया कि 6 महीने तो लगेंगे, पर 6 महीने के बाद फिर ये बड़े आराम से लाइफ टाइम मैनेजेबल होगा। सर सर किसी को सर्दी प्रेगनेंसी में ज्यादा अगर ये प्रॉब्लम हो तो जल नीति करवा सकते हैं, तो, और ये त्रिकटु चूर्ण माफ वगैरह कीजिए नहीं दे साधना सकते? जी, मैं यहाँ कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। ये आपका अपना विवेक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते। प्रेगनेंसी में कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें जल नीति करने से मिसकैरेज हो। ये ओके क्या कंडीशन है? छोटा सर्विक्स, प्लेसेंटा प्रीविया, कंप्लीट
वो है, या किसी तरीके से फ्लूइड कम हो रहा है, तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, बीपी बढ़ रहा है, जो मिसकैरेज तक कॉज कर सकती है। तो जब तक आप प्रेगनेंसी नहीं समझते हो, तब तक मैं कहूंगा ना कराएं तो बेस्ट। हाँ, हाँ, अगर तो सर अवॉइड ही करवाना चाहिए ना, हम जैसे लोगों को तो अवॉइड ही करना चाहिए ना अगर फिर। आप प्रेगनेंसी समझ रहे हैं, प्रेगनेंसी की हम्म। कंडीशन समझ रहे हैं, आपको इसमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रही, तो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कराया भी है और मना भी किया। ओके। ठीक। और सर ये तो चूर्ण ज्यादा वगैरह बता जल्दी में सकते करा हैं, सकते हैं शीतोप्लादी चूर्ण और त्रिकटु चूर्ण? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीजें सेफ हैं, इनको आप यूज कर सकते हो, इनसे राहत मिलेगी। नहीं, प्रेग्नेंट लेडी को अपन सजेस्ट कर सकते हैं हम लोग ये शीतोप्लादी और ये त्रिकटु चूर्ण? प्रेगनेंसी जब आप जानते ही नहीं हो तो आप कैसे कर दोगे भगवान? ओके। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं जानते हो, तो उसमें अगर कुछ भी अनाप शनाप डालोगे तो गड़बड़ होगी ना। प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई खाने से पहले गायनेकोलॉजिस्ट की परमिशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दिक्कत कहीं और से आ रही है, नाम लगेगा आपकी दवाई को। तो प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन, दो फेजेस ऐसे होते हैं जहां पे कोई भी आयुर्वेदिक दवाई आप रेकमेंड मत कीजिए। अच्छा कि आपने ये पूछ लिया, और डे वन ही क्लियर हो गया कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दो ऐसे फेजेस हैं जहां दवाई देने का मतलब है कि आपके पास ऑथेंटिक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में प्लीज मत ये ट्राई कीजिएगा, बाकी कंडीशन में बिल्कुल सेफ है। हाँ, कुछ अदर कंडीशन में ज्यादा भी आप दवाई सर्दी मत तो दीजिएगा। इसके अलावा सर साइनोसाइटिस में सर्जरी कोई परमानेंट? नहीं नहीं, साइनोसाइटिस में सर्जरी की जरूरत नहीं होती। अभी यही मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि ये एक तरह का कार्टिलेज का सूजन है। जब आप उसको लंबे समय तक मैनेज करोगे तो ये सूजन कम होगी, और जब सूजन कम होगी तो सर्जरी की जरूरत नहीं, क्योंकि सर्जरी करने के बाद ये सूजन फिर से बढ़ सकती है। तो सर्जरी जो है एक सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। सीमा तो इसको आपकी। ऑटोइम्यून डिजीज में भी सब कुछ करा सकते हैं, शीतोप्लास्ट चूर्ण भी दे दें, और सर ये जल नीति भी करा दें इसको, है ना? क्योंकि जितने आपने कॉज बताए हैं हमें कि इस कॉज की वजह से ये होता है, सारे कॉज में हम करा सकते हैं। सब पे कर सकते। प्रेगनेंसी लैक्टेशन को छोड़ दीजिएगा, बाकी सारी। और एक कंडीशन और है, लिवर सिरोसिस, जहां क्योंकि ये दवाइयां सारी प्रोसेस लिवर से होती है, तो जब किसी का लिवर खराब हो तब उसको कोई दवाई नहीं देगी। तीन कंडीशन को छोड़ के बाकी टाइम पे ये दवाएं सेफ है। और सर डॉक्टर सर्जरी के लिए बोल देते हैं, क्योंकि एक लड़की ने कराया फिर भी वही स्थिति बनी है सर हाँ जी, उनको। अब देखिए, हम उनको, डॉक्टर को रोक नहीं सकते ना, तो इसलिए अगर वो बोल देते हैं तो उसमें डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। जी मैंने आपको सर। बता दिया कि ये बिना सर्जरी के भी मैनेज हो सकता है, समय जरूर लगे। जी सर। ठीक है। सर सर वो गर्मी में नमक की क्वांटिटी बता दीजिए सर, मतलब जैसे 1 लीटर पानी में कितना नमक डालना चाहिए? बताया तो आप, एक। कितना आप नमक दाल में खाते हो। सर मेरा नेटवर्क इशू बना हुआ है नहीं दाल नहीं, में। अच्छा। दाल में जितना नमक खाते हो उतना नमक आपकी बॉडी यूज टू है, उतना नमक आपकी बॉडी परेशान नहीं होगी। जी सर। थैंक यू। तो कोई ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो जो ज्यादा खाता है ज्यादा डाल ले, जो कम खाता है कम डाल, क्योंकि आपके शरीर की नमक को सहने की एक आदत बनी हुई है। जी सर। सर सर मेरा एक यूकेलिप्टस क्वेश्चन क्या है। है सर? ऐसा करते गर्मियों हैं, में सुनिए सुनिए। बच्चों को है ना जी जी नाक जी में बात। से बार बार इसे ब्लड आता है, तो हाँ, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? अगर नाक पे से ब्लड आ रहा है, इसको एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। ये यूजली गर्मी की वजह से होता है। तो अगर टीन एज बच्चों में है, तो ऐसे बच्चों में आंवले का सेवन हेल्प करेगा। टीन एज बच्चों में अगर है तो आंवला, या आप उनको अनार का सेवन करा सकते हो, और नाक में घी डाल सकते हो। और अगर ये छोटे बच्चों में हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर ये छोटे बच्चों में हो रहा है तो हो सकता है कि खून की कमी की वजह से हो रहा है। तो अगर खून की कमी की वजह से हो रहा है तो उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर ये खून ठीक है, सिर्फ ड्राइनेस की वजह से हो रहा है, तो घी डालने से इंप्रूवमेंट आ जाए। प्रेगनेंसी में हो रहा है तो घी डालने से काम हो जाएगा। ठीक है। सर प्रेगनेंसी में एपिस्टैक्सिस बहुत कॉमन है। आंखों में से जैसे वो निकलता है कचरा, क्या बोलते हैं कीचड़ वो, निकलती है। छोटा। हाँ, जो छोटे बच्चों को अभी ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं?
ऐसे में बच्चों को थोड़ा गर्म रखिए। जब बच्चों को ठंड लगती है ना, मतलब वो नाक से सांस नहीं ले पाते, मुंह से सांस लेते हैं, तो उनकी आंख से ऐसा ज्यादा कीचड़ निकलता, आंखें चिपक जाती। तो जब भी ऐसा हो, बच्चे की नाक खोलिए, नाक खुलेगी तो ये प्रॉब्लम दूर भाग जाएगी। सर कुछ ऐसे पॉइंट सर दबा क्वेश्चन है। सर टीनेजर्स को जो नाक से ब्लड आता है तो उनको क्या गाय का घी डालने से ही ठीक हो जाएगा? रात अभी में एक बताया बार ना सोने मैंने, के पहले घी डालना? डालने से फायदा होगा। जी। सर एक सर क्वेश्चन है। सर यूकेलिप्टस क्या है? क्या? सर यूकेलिप्टस जो आपने लिखवाया था ना, वो यूके अजवाइन वाला और वो यूकेलिप्टस वाला। यूकेलिप्टस जो है एक पेड़ होता है, उसको सफेदा भी बोलते हैं। उस अच्छा। उसका तेल बनाया जाता है, यूकेलिप्टस का एसेंशियल ऑयल होता है वो। अ, पहले हीट करके, फिर उसको इकट्ठा करके, कोल्ड प्रेस करके एक ऑयल निकाला जाता है, यूकेलिप्टस का एसेंशियल ऑयल। ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है। जितने भी आपको ना सर्दी वाले बाम वाम बनते हैं या सर दर्द वाले, मोस्ट में आपको यूकेलिप्टस ऑयल मिलेगा। ये विक्स विक्स में भी यूकेलिप्टस ऑयल होता है। तो ये ऑयल जो है पानी में डाल के उसका भाप लो तो बड़ा फायदेमंद। सर नीलगिरी इसी को बोलते हैं क्या? हाँ, नीलगिरी भी बोलते हैं इसको। ओके ओके सर, थैंक यू। और सर कुछ जिसको कभी कभी होते हैं, मतलब जैसे हवा से चेंज होने पर या टेम्परेचर चेंज होने पर जिसको भाप जैसे। लेने से इम्प्रूवमेंट हो जाए। अच्छा। सबसे अच्छा सर कुछ इलाज है भाप लेना। सर कोई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन जो लोग सांस लेते समय पे या बात करते समय पे जैसे कपालभाति करते हैं ना, ऐसे करते रहते हैं, तो ये क्या ये भी साइनोसाइटिस का ही वो है, लक्षण है? मैं समझ नहीं पाया सीमा जी, क्योंकि आपकी स्क्रीन बंद है तो कैसे करते हैं पता नहीं चला। मैं बताती हूँ सर। एक्चुअली जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बात कर रहे होते हैं ना कंटिन्यू, कुछ भी अपने उसमें, तो हाँ ऐसे एक्सलेशन चलती रहेगी नाक से, ऐसे करते रहते हैं। हाँ, वो मैंने उनको बहुत लोगों को नोटिस। ऐसा लगता है कि उनका पैसेज जो है वो थोड़ा ऑब्स्ट्रक्टेड है। तो ये हाँ जी हाँ। ऑब्स्ट्रक्टेड पैसेज का मतलब है आपके अंदर ब्रोंकस में दिक्कत है, न कि नाक। तो जिसकी सांस नली सूजी होगी, कल इस पे बात करेंगे ब्रोंकाइटिस पे, उनको ये प्रॉब्लम है। मुझे खुद भी आपने कई बार मतलब नोटिस किया होगा, जब मैं बहुत थका होता हूँ तो मेरे को बीच बीच में एडिशनली सांस लेने की जरूरत पड़ती है। चलिए, तो आज सर की बातचीत खत्म करें। सर एक क्वेश्चन था। पूछिए। सर ये कंजेमाइटिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस ना? मतलब जिसको जैसे एलर्जी या सीजन चेंज में हो तो जाता है आंख इन्फेक्शन में। इन्फेक्शन है, उसके लिए ओके आपको इन्फेक्शन, कंजक्टिविटिस जो है ये एक तरह का बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है। मोस्ट ऑफ टाइम इंडिया में तो वायरल ही दिखता है, ठीक, ओके लेकिन इसका मैनेजमेंट भी बैक्टीरिया या वायरस के ट्रीटमेंट से ही होगा। या अगर कुछ भी नहीं करोगे, सिंपली आंखों को पानी से धुलते रहो, तो 5 से 7 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। बहुत सारी ओके बीमारियां ऐसी हैं जो बिना किसी इलाज के ठीक हो जाती है। ये ठीक होने के पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसमें हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ती है और जीत जाती है। जैसे टाइफाइड हो गया, टाइफाइड का इलाज नहीं होता। डेंगू का हो गया, कोई इलाज नहीं होता। मलेरिया का हो गया, कोई इलाज नहीं होता। है ना, इनसे बॉडी खुद ही जीत जाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सपोर्ट मिल जाए तो आसानी हो जाए। ओके। तो बहुत सर वो सारी बीमारियां ऐसी हैं जो बॉडी खुद हील कर लेती है। उसी में कंजक्टिविटिस भी एक तरह का प्रॉब्लम है, ओके। जो 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। पर 7 दिन हाँ, तो मेरी बहुत मॉम को सारे लोगों। एवरी सीजन चेंज में हो ही जाता है। तो ठीक है ना, ये तो अच्छी बात है। आप आंखों को धोते नहीं हो इसलिए होता है, आंखों को धोते रहो। देखिए, जिनके भी आंखों में नमी कम होगी, ऐसे लोगों को आंखों के इन्फेक्शन बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं। तो जो लोग का स्क्रीन टाइम ज्यादा है, उनको आंखों को थोड़ा सा मॉइस्चर देना चाहिए। तो नेत्र तर्पण आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो नेत्र तर्पण को जा सकते हो। पर आपसे एक नेत्र रिक्वेस्ट है क्या कि होता है नेत्र तर्पण? मैं वही अंजन क्रिया? यही रिक्वेस्ट करने जा रहा था मैं, कि अगर हम सब्जेक्ट से इतर जाएंगे तो हम बहुत ज्यादा भटक जाएंगे।
तो प्लीज जब भी एक्चुअली हम क्वेश्चन करें तो कोशिश कीजिए कि जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसी पे करें तो बेस्ट है। अब नेत्र तर्पण जो है एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का तरीका है जिसमें आटे का एक सील्ड बना के आंखों पे रखते हैं, फिर उसमें ऑयलिंग करते हैं, फिर उसमें आंखों को खोलते हैं। इसके लिए ज्यादा डिटेल के लिए यूट्यूब पे एक नेत्र तर्पण का वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आज की बातचीत यही समाप्त करते हैं। आप सबके सर सहयोग एक के लिए क्वेश्चन धन्यवाद। सर बोल- एक क्वेश्चन बोलिए। मुझे क्या एलर्जिक जुकाम रहती है, और वो जुकाम है ना चल। नहीं आ रही है आपकी हेलो, आवाज। अब आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। सर मुझे क्या एलर्जिक जुकाम रहती है, और उससे क्या वीकनेस? आप स्क्रीन ऑन कर लो तो हो सकता है आपकी जबान समझ आ जाए, आपकी लिप्स पढ़ सके, क्योंकि जब आप मैं बोलते हो तो अच्छा बीच में आवाज गायब हो जाती है। कई लोग अपनी स्क्रीन अपना माइक अनम्यूट करके रखे होते हैं ना, इस वजह से दिक्कत होती है। बोलिए। हेलो। हाँ हेमंत बोलिए। एक्चुअली क्या मुझे क्या एलर्जिक जुकाम रहती है, उससे क्या मेरा ना मुझे वीकनेस रहती है बॉडी में, और वो चलती ठीक हो जाती है, चलती सी हो जाती है। जब मैं योगा करूँ तब तो सही रहती है, योगा छोड़ने में दिक्कत रहती है। तो मुझे क्या नीति आपका, करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। किसी पर भी इंसान को कितने जब टाइम? बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो थकान होगी। अभी थोड़ी देर पहले हम बता भी रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए कहते हैं क्लास में मैं थोड़ा क्लास में अलर्ट रहो। स्क्रीन बंद एक्चुअली मैं करके आप क्लास रहोगे तो भूल जाओगे। अभी आज ये चीज क्या पढ़ी वो है हमने आज। आज मैं क्लास थी, लेट आई थी, मैं 9:45 क्लास में आई थी हिमानी जी आज। ये चीज पढ़ी है आज हमने। आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है कि अगर आपकी नाक से अच्छी हवा नहीं जा रही है तो आपको आलस रहेगा, सिम्टम्स में देखा है हमने। किसी भी इंसान की बॉडी में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कम होगा तो उसको थकान तो होगी, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो इसका फिर नीति कितने टाइम तक करूँ सर? कम से कम 7 दिन तो पहले करिए। ओके सर। 7 दिन ढंग से नेति करिए, बहुत बड़ा चमत्कार आ जाएगा। एक दिन में अंतर देखा है मैंने। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, एक होता है करना, एक होता है ढंग से करना। अगर आप सिर्फ करोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर आप ढंग से करोगे तो बहुत अच्छे चमत्कार देख सकते। नेति से, कुंजल से बहुत गजब के चमत्कार देखे हैं मैंने। पवन मुख सीरीज जो मैं आपको बता बता के थक गया हूँ, इससे बहुत बड़े चमत्कार देखे। करके तो देखो ढंग से। तो ओके मैं ये सर। बार बार इसलिए आपको याद दिलाता हूँ कि कभी तो आपके दिमाग में आएगा चलो आज ढंग से करके देखो। ठीक है। एक्चुअली क्या है? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सर एक सवाल, एक क्वेश्चन सर था एक सर। सवाल मेरा। सर ये प्रॉब्लम जो एसी में सोने से भी हो जाती है क्या, एसी में ज्यादा रहने से भी? अगर आपका टेम्परेचर 26 से कम है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 37 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर चाहिए। 37। और आपका टेम्परेचर जो है वो होता है 26 से कम। तो बॉडी को 10 डिग्री से ज्यादा कन्वर्ट करने में कई बार दिक्कत होती है, अगर पूरे दिन भर 24 घंटे नहीं कर रहा है। इसीलिए आप देखोगे जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, ठंडी जगह में रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी ठीक होती है। लेकिन कोई जो गर्म टेम्परेचर से वहां जाता है उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। सर टेम्परेचर से रिलेटिव मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे गर्मी में हम कहीं बाहर जाते हैं, मुझे हुआ सर अभी एक्चुअली मैं घर पे गई थी, तो हम ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पी लेते हैं ना सर, उससे भी कोल्ड कफ हो जाता तुरंत सर, तो अगले दिन ठीक ही है, लठ लेके दिक्कत है। मारना चाहिए ऐसे लोगों को। गन्ने का जूस जहर है, जहर। बड़ा वाला लठ लेके मारना चाहिए ठंडा ठंडा जूस पीने वाले को। सर वे फिर नॉर्मल देते ही नहीं, ठंडा ही देते हैं, बर्फ वाला ही। तो मत पियो ना भैया। सर गर्मी अच्छा लग रही सर, गर्मी में बता कोल्ड दिया मारने के लिए आपने। तैयार रहो नहीं फिर। नहीं सर, देखिए दो गन्ने का जूस चीजें अवॉइड कर रहे हैं, देखिए दो पानी भी चीजें पी लेते हैं तो भी हो जाता है सर, देखो ठंडा ठंडा प्रभु पानी क्यों पी पी लें। रहे हो, दो चीजें हैं। अगर आप पी रहे हो, मैं पीता हूँ, तो मैं बीमार होने के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन अगर आप बीमार नहीं होना चाहते हो तो मत पियो फिर क्या सर ठंडी बॉडी चीज। को थोड़ा कूल होने के बाद पीना चाहिए कुछ ठंडी चीजें, या अभी फिर? नहीं, फ्रिज बहुत बुरी इन्वेंशन है हमारे जीवन का। सर ठंडा मैं तो परसों पानी ही घड़ा ले जहर आई थी है। मिट्टी का। ठंडा पानी जहर है, अगर आप सुनना चाहती हैं तो सुन लीजिए। हाँ कफ जी पीलिया सर। के लोगों के लिए ठंडा पानी जहर है।
जी। ठीक। कभी भी आप अगर ये ठंडी चीजें पिएंगी ना, आपको पता है ये कौन सा, मुर्दे मुर्दे को जो बर्फ लगाते हैं ना, वो वाला बर्फ डाल के आपको गन्ने का जूस पिलाया जाए। हाँ सर, इतनी बड़ी बड़ी सिल्ली बर्फ की। हाँ, तो मुर्दा घर से उठा उठा के लाते हैं और उसको पीस पीस के आपको पिलाते हैं। तो मुर्दे में जितने इन्फेक्शन थे सारे बर्फ में आए, फिर बर्फ से आपके पेट में गए जितने। थैंक यू सर, आपने बता दिया, मैं तो पी रही थी अब तक, आज के बाद नहीं पीऊंगी। हाँ, तो अब बस यही खत्म करते हैं, बहुत रात हो बिना बर्फ बिना बर्फ के पिए तो सर मैं तो बिना मटका ले आई परसों ही मिट्टी का, अब उसी से पी रहे, उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही मिट्टी की। गई। ये बच्चों वाले सवाल छोड़ दो यार प्लीज, आप लोग बड़े हो। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैं बच्ची हूँ 25 की हूँ मैं तो सर। तो हिमानी जी, आपके लिए एक स्पेशल एडवाइस है कि बिना बर्फ के भी पीना है तो घर में पियो, नहीं तो गन्ना खा लो सीधे सीधे। ठीक। ओके सर। चलिए, थैंक यू, नमस्कार।